महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर अमीन पटेल लगातार चौथी बार मुंबई सीट से चुनाव जीत गए, लेकिन आरिफ नसीम खान, इम्तियाज जलील जैसे दिग्गजों की हार से फिक्रमंद और महाराष्ट्र के ऐवान में मुस्लिम नुमाइंदगी घटने से परेशान हैं। फिर भी वो मौलाना सज्जाद नवानी के चुनाव में खुलकर सामने आने और जिस तरह उनकी हिमायत के ऐलान को महायुति ने मुद्दा बनाकर भुनाया, अमीन पटेल इस फैक्टर पर सीधे बोलने से बचते दिखाई दिए। ईवीएम से लेकर हार के सभी दूसरे कारणों पर मंथन और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को निशाना बनाए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। आने वाले दिनों में राजनीति और कांग्रेस की रणनीति पर उन्होंने हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान से बातचीत में बहुत कुछ कहा है। महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर काफी दिलचस्प चुनाव होने की उम्मीद थी, लेकिन एक तरफा जो है महायुति को जीत मिलती हुई नजर आई और महायुति जो है 235 सीटों पे जीत हासिल करी। और महाविकास आघाड़ी की बात कर ले तो महाविकास आघाड़ी पिछड़ती हुई नजर आई और महाविकास आघाड़ी के अंदर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है शिवसेना के बाद जो है 16 ही सीटें मिल पाई इनको। और अगर बात कर ले मुस्लिम उम्मीदवारों की तो काफी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार इस वक्त जीत के नहीं आए, कुछ चुनिंदा जीत का है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई से आमीन पटेल और असलम शेख दो ही उम्मीदवार जो थे वो महाविकास आघाड़ी से जीत के आए। हमारे साथ खुद मौजूद है कांग्रेस के विधायक आमीन पटेल जी, उन्हीं से बात करते हैं कि ये सियासी समीकरण किस तरीके से हुआ है। आमीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत जीत की मुबारकबाद भी आपको। ये बताइए आपके महाविकास आघाड़ी में कहाँ चूक हो गई जो सीटें जो है 16 पे आके आंकड़ा रुक गया? देखिए, अब उसके लिए तो हम हर तरह से मंथन कर रहे, सोच विचार कर रहे। तो सामने एक बात आ रही जो बहुत सारे उम्मीदवार को मिले और जो उम्मीदवारों की शिकायत आई वो ईवीएम को लेकर आई है शिकायत। देखिए उसको अब आने वाले दिनों में हमारी जो बैठक 2 दिन से बैठक चालू है, कल सब एमएलए जो जीत के आए वो और सीनियर लीडर की एक मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी कांग्रेस ने बातचीत की अपनी। आज जो है जो कैंडिडेट हार गए हैं उनकी बैठक शुरू है। तो बातचीत करने के बाद में नतीजे पे पहुंचने के बाद में इसका किस तरह से आगे बढ़ने का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अब बहुत जल्दी जिला परिषद, पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव हो गए। उसके अंदर किस तरह से प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, किस तरह से जमीनी रणनीति तय की जाती है, उस पर विचार करेंगे। अमीन भाई, आपने कहा कि ईवीएम की बात करी, हर चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा जो है निकल के सामने आता हुआ नजर आता है। हरियाणा का चुनाव हुआ, ईवीएम का मसला आ गया, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, ईवीएम का मसला आ गया। लेकिन अगर हम झारखंड की बात कर ले तो वहां पर आपकी जो इंडिया अलायंस है वो जीतता हुआ नजर आया, वहां पर ईवीएम का मसला क्यों नहीं आया? और लगातार सिर्फ ईवीएम का मसला चुनाव के बाद नजर आता है, उसके बाद वो ठंडे बक्से में चला जाता है, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बात रखी गई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसकी बात रखी गई है। हमने सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, इंडिया अलायंस नहीं, बल्कि जो एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, वो भी इस तरह की बात करते हैं कि पूरे जितने इंटरनेशनल कंट्रीज है, अब देखिए बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर बैलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर ईवीएम मशीन बनती है वहाँ पर भी बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। तो पूरी दुनिया में आप देखने जाओ तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। बैलेट पेपर इस्तेमाल जब अमेरिका उसको एक्सेप्ट करता है, यूरोप उसको एक्सेप्ट करता है, फ्रांस उसको एक्सेप्ट करता है, जापान, जर्मनी उसको एक्सेप्ट करता है, फिर इंडिया में क्यों बैलेट पेपर है? ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, शुरुआत कांग्रेस के दौर से ही शुरू हुई है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ईवीएम को लेके कांग्रेस जो है उतनी मुखर से नहीं, आंदोलन भी नहीं देखा जाता, खाली चुनाव के बाद बहस होती है, मुद्दा बनता है, हफ्ते भर के बाद ठंडे बक्से में चला है, आंदोलन भी नजर नहीं आता है। मुझे ऐसी बात नहीं, पहले का आंदोलन किया गया है, इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं, वहां पर बात की है और अभी कल ही मीटिंग में तय हुआ है कि हम लोग जनता से इसके सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा। इसके ऊपर बहुत जोर से विचार करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या लगता है महाविकास आघाड़ी का हार का क्या मुद्दा रहा? क्योंकि 16 सीटें, कांग्रेस का इतना बुरा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र के अंदर तो कभी नहीं देखा गया, इतने दर्शकों, इतना बुरा परफॉर्मेंस आप जैसे ईवीएम का मसला बताया, उसके अलावा कहाँ चूक होगी आपको? उसके एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका एनालिसिस किया जाएगा, इसका रास्ता भी निकाला जाएगा, एकदम बूथ लेवल पे इसके ऊपर बातचीत होगी। आने वाले दिनों में पूरी ये जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। कैंडिडेट आज मिल रहे, कैंडिडेट अपनी बात रख रहे हैं कि क्या उनको डिफिकल्टी फेस हुई है, क्या वजह,
कहीं से भी दूर दूर तक मैंने हर पार्टी के लोगों से बात की है, इस रिजल्ट की अपेक्षा सत्ता पक्ष को भी नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज जो है वो कांग्रेस के चुनाव हार गए। पृथ्वीराज चौहान जैसा चेहरा जो मुख्यमंत्री का चेहरा रह चुका है, वो चौहान हार जाता है। नाना पटोले जी की बात करें तो एक छोटी सी मार्जिन से जो है वो जीत के आते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें मुस्लिम नुमाइंदगी की भी, वो बाद में सवाल ले लेंगे, पहले इसके ऊपर जवाब ले लेते कि क्यों इतने बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो भी चुनाव हार गए, और महाविकास आघाड़ी और महायुति के अंदर क्या ऐसा बड़ा फैक्टर रहा जो चुनाव के अंदर आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए? नहीं, देखिए, हमने तो 5 गारंटी दी थी लोगों को, सब तरह का हमारा प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा था। जितने एग्जिट पोल है वो ये बता रहे थे कि टक्कर कांटे की है और 10-20 सीट आगे पीछे होगा, और किसी ने ये तो प्रेडिक्ट जमीन पे तो दिखाई नहीं दे रहा था, ये लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा था, एग्जिट पोल को ये दिखाई नहीं दे रहा था। इसके ऊपर बहुत गहरा मंथन करने की जरूरत है। सज्जाद नुमानी फैक्टर जो है इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को नुकसान देता हुआ नजर आया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कटोगे बटोगे जो नारे लगे हैं, एक है तो सेफ है, ये तमाम तरीके के जो नारे लगे वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर इम्पैक्ट करता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ी चीज के सज्जाद नुमानी का जो इम्पैक्ट था वो कितना महाविकास आघाड़ी को नुकसान। देखिए, सर, जो नारे लगे कटेंगे बटेंगे और ये एक वजह से पोलराइजेशन करने के नारे थे, कुछ इसका इफेक्ट जमीन पर दिखा है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि हर पहलू पे गौर किया जाएगा, गौर करने के बाद में जो नतीजा सामने आएगा आपसे बात करेंगे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सज्जाद नुमानी जी, उन्होंने महाविकास आघाड़ी का, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, जानकार लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये पता चल रहा है कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को रिवर्स किया है। वो कहीं ना कहीं जो अनाउंस हुआ था, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जब हमारी मीटिंग में सब हर पहलू के कैंडिडेट से बात हुई, उसके बाद कोई चीज आपको बताएंगे। अच्छा, मुस्लिम उम्मीदवारों की बात हमेशा से चलती भी आई। बहुत सारे दिग्गज जो थे, वारिस पठान, इम्तियाज जलील, आरिफ नसीम खान, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो है, मुस्लिम चेहरे जो है वो भी अपनी सीट से हार गए। क्या वजह रही कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से भी वो सीटें जो है वो नहीं जीत पाए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कयास लगाया जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ 40 से 42 सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, फिर भी 10 ही उम्मीदवार जो है, मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो जीत के आ रहे हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में सिर्फ आप अमीन पटेल और असलम शेख ही जीते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई उम्मीदवार मेरे ख्याल से तो नहीं जीता है। बाकी सब बॉम्बे के बाहर से अबू हाशिम आजमी जो है वो मुंबई से जीते। तो 3 एक मुस्लिम उम्मीदवार जो मुंबई से जीते हैं, बाकी पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम लीडरशिप जो है वो लगातार कम होती जा रही है। पिछले चुनाव में थोड़ी ज्यादा थी, इस वक्त जो है कम हुई है। क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, मुस्लिम नुमाइंदे जो है, मैं या फिर जीता हूँ, आसम जीता हूँ, नसीम भाई को थोड़े वोटों से जीत नहीं पाए। वहाँ पर अबू हाशिम जीते, वहाँ पर सना मलिक जीती है, भिवंडी से रईस जीते, कोलाबे से हमारे दूसरे साथी जीते, मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल जीते हैं लोग, मगर जितना चाहिए उतने नहीं जीत पाए हैं। कुछ लोगों को हार का भी सामना करना पड़ा है। ये पूरा ओवरऑल फैक्टर है जो बहुत ही गंभीर है, पूरा महाराष्ट्र का फैक्टर है। उसके ऊपर बैठ करके मंथन करना, विचार करना और किस तरह से इस हार के बाद में फिर उभरना, उसकी स्ट्रेटेजी नहीं है। विपक्ष का नेता, अगर नंबर्स की बात कर ले तो नंबर्स में विपक्ष का नेता भी, बीजेपी की शिवसेना की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या एनसीपी की बात कर ले, तो विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी जो नंबर्स है वो नहीं बन पाए। तो किस तरीके से विधानसभा में अभी 9 तारीख से बताया जा रहा है कि दिसंबर में जो है पहला सदन होगा, तो किस तरीके से आप लोगों की स्थिति रहेगी और उस तरीके की आवाज भी विधानसभा में गूंजती भी नजर नहीं आएगी विपक्ष की? इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सबसे कमजोर विपक्ष जो महाराष्ट्र की सियासत में देखा जा रहा है इस वक्त, जो 2024 का विपक्ष होगा वो होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो तीनों की, कांग्रेस की, शिवसेना और बाला ठाकरे की गठ की, शिवसेना की, शरद पवार एनसीपी की गठ की सीटें कम आई है, जो हमारे सहयोगी साथी मिला के 50+ सीटें हो जाएगी। आज देखने जाइए तो पूरे विपक्ष को मिला करके तो लीडर ऑपोजिशन बन जा रहे हैं, क्योंकि 28 सीटें अगर होती है विपक्ष की, हम लोग साथ में मांग करेंगे कि हमारे तीनों गठ और हमारे इंडिपेंडेंट को मिला के विपक्ष का ऐसा मिलना चाहिए। ये डिमांड रहेगी आने वाले दिनों में। मगर जितने भी लोग वहाँ पर पहुंचे वो अवाम के बीच से पहुंचे, अवाम ने उनको भेजा है। अवाम के मुद्दे, मुंबई के मुद्दे, महाराष्ट्र के मुद्दे, देश के मुद्दे बड़ी ताकत से वहाँ पे रखे गए। इसके बाद बीएमसी चुनाव भी है, फरवरी में कहा जा रहा है बीएमसी चुनाव।
किस तरीके की तैयारी होगी? अगर ऐसे ही रिजल्ट रहा तो काफी ज्यादा नुकसान, जैसे आपने ईवीएम की बात कही, अगर ईवीएम का मसला उठता है तो फिर चुनाव कराने का या वोट करने का कोई जनता के अंदर भी एक गलत मैसेज जाता है कि ईवीएम का मसला, तो वोट डालने के बाद भी हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए वोट परसेंटेज भी लगातार देखते हैं कि वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है। जनता के बीच में क्या है, नाराजगी है या हताशा है? नहीं, बैलेट के लिए तो हम बहुत जोर से मांग करेंगे कि बैलेट के लिए चुनाव होना चाहिए। आने वाले जो जिला परिषद चाहे नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव जो है वो बैलेट के ऊपर होना चाहिए। मगर अगर किसी वजह से इतना जल्दी नहीं भी हो पाता है तो हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत होगी। लड़ेंगे, लड़ने वालों की जीत होती है, लड़ेंगे। दो मुद्दे काफी ज्यादा हिंदुस्तान में हॉट चल रहे, संभल का मुद्दा है और अभी कल परसों से अजमेर का भी मुद्दा उठता हुआ नजर आया। पहले संभल पे ही बात कर लेते हैं। संभल के अंदर 5 लोगों की जो है वो मौत हो गई पुलिस की गोली की वजह से, और एक सर्वे जो है इस तरीके से कराया गया कि सुबह भी ऑर्डर हुआ, शाम में सर्वे का ऑर्डर हो गया, दूसरे पक्ष को सुना नहीं गया। किस तरीके से इसकी राजनीति को देखते हैं? मेरा बहुत ही दर्दनाक बात है ये कि 5 लोगों की जान चली गई और जिस तरह यूपी गवर्नमेंट ये कर रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप देख रहे हो पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष इंडिया ने मुद्दे को उठाया हुआ है। ये सेंटर में उसका इंटरवेन करना चाहिए और इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए कि ये हर आए दिन अगर ये मसले उठते रहेंगे तो देश के हित में नहीं। आज अजमेर शरीफ दरगाह की बात है, संभल की बात है, ये आस्था की बात है, ये हमारे अस्तित्व की बात है। ये आज ख्वाजा साहब के बारे में आपने देखा है कि वो तो इंदरवली सुल्तान हिंद है और हर मजहब के लोग वहां पर आते हैं और सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से लोग आते हैं। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आता है, पारसी भी आता है। मैंने जैन कम्युनिटी के लोगों को भी वहां पर देखा है, सब लोग आते हैं वहां पर और अपनी श्रद्धा से आते हैं, अपनी आस्था से आते हैं। ख्वाजा साहब के वहाँ हर चढ़ावा पेश होता है। संभल का भी मसला है, सेंटर में उसका इंटरव्यू करना चाहिए। हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में है बड़ी ताकत के साथ में इस मुद्दे को लेकर वहां चल रहे, जरूर इसके अंदर कामयाबी मिलेगी। आपने अजमेर की बात कही, अजमेर के अंदर 800 साल पुरानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 837 साल पुरानी दरगाह वहां पर मौजूद है। कभी ऐसा विवाद वहां पर उठता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन कोर्ट के अंदर पिटीशन एक्सेप्ट हो जाना, 20 तारीख को सरकार से जवाब मांगना, लॉर्डशिप एक्ट जो बना था 1991 वाला, वो तमाम चीजें जो है ठंडे बक्से में नजर आ रही है। और किस तरफ से हिंदुस्तान जा रहा है और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कितना नुकसान है? हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही नुकसान है। और जैसे हमने बात की है ख्वाजा साहब की, जब बात करते हैं तो इसके ऊपर तो हर लोगों की आस्था और प्यार है। आप अजमेर जब भी जाते हो आप देखते हो कि पूरे दरगाह के आजू बाजू में जितने व्यापारी है सब हमारे वतन के भाई है हमारे, वो लोग भी बड़ी आस्था से वहाँ पर अपनी फूल चादर पेश करते आते हैं, ख्वाजा साहब की बारगाह में अपनी अकीदत पेश करते हैं। ये कोर्ट को भी और सरकार को भी देखना चाहिए, ये सब चीजें हैं। उसके ऊपर 837 साल पुरानी दरगाह और उसके ऊपर बात ये देश के लिए ठीक नहीं। देखिए, आमिर पटेल का साफ तौर पे कहना है कि 800 साल पुरानी दरगाह के ऊपर अगर विवाद होता है तो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देखना ही होगा कि आने वाले वक्त के अंदर अजमेर दरगाह का और संभल का मसला क्या निकल के आता है। सियासी गलियारों में चर्चा लगातार चल रही है कि तमाम सियासी मुद्दे हैं। द लीडर के एमजद खान, मुंबई।